चुके हैं। आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे प्रोग्राम। अब तक रात के 9:33 और 41 सेकंड हो चुके हैं और आप अब तक में देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से अब रोशनास होंगे। लेकिन सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ ही खबर को लिए चलते हैं और यह खबर है वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। खबरें निकल के ये भी आ रही हैं कि मार्च के पहले से लेकर दूसरे हफ्ते तक वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आएंगे और यहाँ भाजपा उनके इस्तकबाल के लिए उनकी तरफ से अवामी इज्तिमा का भाजपा की तरफ से इनेकाद भी किया जा रहा है। कुछ खबरें ये भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर वैली के लिए कई तमीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्ताह भी करेंगे। और ख़बरें ये भी हैं कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी सरकार की ख़ुसूसी टीम 3 और 4 मार्च को वादी कश्मीर का दौरा भी कर रही है और इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। हिफाजती सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम बनाने के हवाले से भी इक़दाम उठाए जाएंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में वज़ीर-ए-आज़म एक रैली से जो खिताब करेंगे, इस पर सियासी हलके और बीजेपी तो मुतहरिक हुआ है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ये आने वाले इंतखाबी मुहिम और ख़ास तौर पे जनूबी कश्मीर की इंतखाबी नशस्त के हवाले से सियासी तज्ज़िया निगार इसको काफ़ी अहमियत का तस्वर भी कर रहे हैं। माना यही जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जहां वज़ीर-ए-आज़म कुछ अहम ऐलान भी कर सकते हैं, वहीं वो ये भी बताएंगे कि इंतखाबात के फ़ौरन बाद वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन मुहिम अब शुरू भी हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबात के दौरान भी कुछ जलसे कर सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा या आने वाला दौरा अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि नज़रें इस वक्त जम्मू कश्मीर की साउथ कश्मीर के सबली हल्के पर हैं, पार्लिमानी हल्के पे हैं और इस हल्के के हवाले से कुछ बड़ी खबरें में निकल के आ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, लेकिन इन्हीं इंतखाबात के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से भी चिमेगोइयाँ जारी हैं। लेकिन इन्हीं चिमेगोइयों के बीच में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान भी आया है और दिल्ली में एक कन्क्लेव से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो ही मरकज़ी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से कोई भी गो थ्रू देता है तो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया खुश और सुबली के साथ ये इंतखाबात करा सकती है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात उनके बकौल अब बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान में रोनमा होने वाले वाक़ात का जम्मू कश्मीर में बिलअमूम और वादी कश्मीर में बिलखसूस कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये मनोज सिन्हा ने आज बताया। और मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि नौजवानों की अब सोच बदल चुकी है, वो एक बेहतर और ताबनाक मुस्तकबल के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक नए जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं जहां मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने उन्हें बताया कि ऐसे मंसूबों को हाथ में ले रखा है जिनके दोरस नताइज भी बरामद हो रहे हैं। इधर माना यह भी जा रहा है कि जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतखाबात के हवाले से गो थ्रू तो नहीं दिया, लेकिन कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अंदिया ये दिया है कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया असम्बली इंतखाबात कराने को तैयार है और आने वाले वक्त में जब जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का दौरा होगा तो उसमें शायद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वजन काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। लेकिन कुछ और हल्के भी इसकी मुज्जाद खबरें बता रहे हैं और कुछ मुज्जाद खबरें ये भी हैं कि दिल्ली अभी जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। और दिल्ली के कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जब सब कुछ अपने हाथ में है, तो फिर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात या बरसर इक़्तिदार पोजीशन किसी और को क्या देनी। लेकिन इस सारे के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 5 अगस्त पर दिया गया फैसला है और उस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। तो आगे खाई पीछे कुआं, यही कहें तो सामने वाली कहानी नहीं है और इसी कहानी के पस मंज़र में इंतखाबात पार्लिमानी इंतखाबात के साथ
होने की सरकार पल पर तोड़ रही है। ये सियासी तजिया निगार बता रहे हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह के भी हैं कि कुछ कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आ रही हैं। खबर इंतखाबात की, तो इन्हीं इंतखाबात के बीच में जम्मू से लेके कश्मीर तक और लद्दाख से लेके यूं ही कहे खनाबल से लेके खादिन-यार तक जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें बराबर अब पर तोड़ रही हैं और अपनी अपनी जमातों के उम्मीदवारों को फाइनलाइज करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। कल ही आपको याद होगा, सजाद गनी लोन की पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मुहिम की शुरुआत एक तरह से करते हुए बताया कि अगला पड़ाव सजाद गनी लोन नॉर्थ कश्मीर से खुद लड़ेंगे। वहीं बीजेपी आज जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 पार्लिमानी निशस्त के लिए मुमकिन उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जम्मू में काला सती की मीटिंग भी करी थी। जम्मू में आज पार्टी के दफ्तर पर जो मीटिंग हुई उसमें भाजपा के सारे बड़े लीडर मौजूद थे। रविंद्र रैना भी थे, तरुण चुग भी थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे। जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के बड़े लीडर हैं, आशीष सूद, अशोक कोल, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर वीके मन्याल, सुनील शर्मा, विबोध गुप्ता, शक्तिराज परिहार, या यूं कहें सुनील शेट्टी से लेकर दूसरे रहनुमा जो इस पार्टी के इजलास पे आज मौजूद रहे। तो आज की इस मीटिंग के दौरान बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के 5 और लद्दाख के 1 निशस्त के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। और ये भी बताया जाता है कि कुल मिला के आज 9 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इन 9 उम्मीदवारों से अब दिल्ली में पार्टी हाईकमान जो तरतीब दिए गए 9 उम्मीदवार हैं उनको आखिरी शक्ल देगी और आज 9 के जो नाम है वो दिल्ली को भेजे गए हैं। आज मीडिया से बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भाजपा ने की और भाजपा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर में 370 तो हटा चुके हैं, अब 370 सीटों की कामयाबी लेके मुल्क में एक बार फिर सरकार बनाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि अब जम्मू कश्मीर में मुल्क भर की तरह इंतखाबी महाज के इकदाम उठाए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की 5वीं पार्लिमानी निशस्तें जीतने के लिए भाजपा ने जहां भारत संकल्प प्रोग्राम का इनकार किया, वहीं अब लोगों से मशवरा भी लिया जाएगा, तजवीज़ें भी हासिल की जाएंगी और वज़ीर-ए-आज़म के अगले 5 सालों के लिए अहदाफ मुकर्रर करने के लिए जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के लिए क्या इकदाम उठाने ज़रूरी है उन पर बात की जाएगी। और आज ये भी बताया गया पार्टी या भाजपा मुल्क के अवाम के साथ वादा किए हुए है कि अब की बार सब कुछ बदल के रखेंगे। जरा जम्मू में भाजपा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं, वहां पे क्या बताया तरुण चुग से लेकर दूसरे लीडरान ने और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा जबरदस्त बयान आया है। भारत के 954 जिलों में कार्यक्रम होंगे और जम्मू कश्मीर में 27 पार्टी के जिलों में 370 कार्यक्रम, क्योंकि 370 सीटों का लक्ष्य भी है और 370 के कलंक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त भी किया है। 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्त भी किया है। विकसित भारत के संकल्प के लिए संकल्प पत्र लेकर लोगों से कि 2024 का रोड मैप क्या होना चाहिए, 2024 से 29 का रोड मैप क्या होना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को क्या क्या माइलस्टोन तय करने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता का आदेश मानती है। रविंद्र रैना और दूसरे लीडरान की मौजूदगी में तरुण चुग आज की जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 370 को याद भी कर रहे थे और 370 के हवाले से आदाद शुमार भी बता रहे थे। साफ जाहिर है मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक 370 पर सियासत भी हो रही है और जहां जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर वोट पॉलिटिक्स उतनी कामयाब तो नहीं होगी। तजिया निगार ये भी बता रहे कि 370 सिर्फ मुल्क की आवाम को याद कराने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स या वोट बैंक हासिल करने के लिए बीजेपी के पास का बड़ा नैरेटिव भी है। लेकिन और क्या नैरेटिव्स हैं? फारूक अब्दुल्ला क्या बता रहे हैं? कहते हैं पीडीपी में मायूसी नहीं, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है। ये सब कुछ रहेगा आपको, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।
Na, menemne subas. Bagasi subas tral. Tral gaseb. याद में कर रहे थे और प्रवासी के हवाले से आजाद जम्मू कश्मीर में सेना ने ये बताया कि सियासत जो है मतलब क्या है जम्मू कश्मीर बड़ा करेंगे लेकिन और क्या करें
ये तो बोला यार चाहत आज क्या ऐड चला सर खुशामदीद आपका तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। आप हमारा प्रोग्राम अब तक टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे आप अपनी राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और लगातार जब से हमारे प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है पिछले 15 मिनटों के दौरान लगभग 15 मिनट हमें प्रोग्राम को हो गए। इन 15 मिनटों के दौरान हमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो एनवाईसी के आ रहे हैं और एनवाईसी लगातार अपने कमेंट्स में सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि एनवाईसी जो हैं वो प्रॉपर सिलेक्शन उनका हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है, लेकिन पिछले 20 सालों से वो इंसाफ के लिए तरस रहे, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो एनवाईसी की बात अपने कमेंट्स में लगातार वो बता रहे हैं। आपके इलाके में कोई मामला है आप अपनी राय हमें दे सकते हैं या आप अपना कोई मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके कमेंट सही हुए, आपके इशू सही हुआ तो क्रॉस चेक करने के बाद हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। लेकिन आपको हिस्सा बनाते हुए साथ लिए चलते हुए जम्मू कश्मीर की सियासत पर नज़र रखे हुए और सियासत में बीजेपी जम्मू में थी, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों आज हजरत बल के इलाके में थे और हजरत बल के इलाके में आज ताज़ियती मजलिस थी और फारूक और उमर अब्दुल्ला दोनों ने इस ताज़ियती मजलिस में जहां रिवायती जो ताज़ियती इजलास होता है वो प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन साथ साथ में मीडिया से बाद में बात भी की और फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए बाद में बताया कि इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क में बीजेपी को जो पिछले 10 सालों से मुल्क में बीजेपी ने तबाही मचाई है उससे बचाया जा सके। कोट अनकोट फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के हवाले से उन्होंने बताया कि वो अलायंस में हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं, मुसलसल कांग्रेस पार्टी के साथ राब्ते में और सीटों का तकसीम का फैसला आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि हमें कांग्रेस के साथ मुआहदा करना होगा, लेकिन उमर ने यहाँ पे भी तकरीर की और उमर ने बताया कि उमर जो उनके साथ बात कर रहे हैं और उमर ने इस हवाले से एक ज़बरदस्त इंकशाफ किया। वो इंकशाफ क्या है उसके हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हैरत की बात है कि सरकार पार्लिमानी इंतखाबात कराने जा रही है लेकिन जम्मू कश्मीर में इसम्बली इंतखाबात में ताख़ीर कर रही है। लेकिन मीडिया ने यहाँ पे शाम गए एक ख़बर से इदारे ने मीडिया उस उमर अब्दुल्ला के हवाले से भी बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो सीटें हैं उनमें कांग्रेस के साथ बातचीत का दूसरा दौर मुनक्कद करेगी क्योंकि दोनों पार्टियां पहले की बातचीत के दौर में कोई समझौता नहीं कर सकी हैं। और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि नई दिल्ली में बातचीत का एक और दौर होगा और कांग्रेस की तरफ से कुछ जो पिछले दौर में तजावीज़ पेश हुई थी और उन पे एनसी में बात भी हुई थी, ताहम उनके पास जो तजावीज़ थी उनमें से एक को वहाँ पार्टी के सीनियर लीडरान ने कबूल नहीं किया है। उमर ने इस खबरसां इदारे के साथ बताया है कि बुनियादी तौर पर वो सिर्फ 3 सीटों जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की बात करें क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बकौल उमर उन्हें यकीन है कि बातचीत के अगले दौर में तीनों सीटों की तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला चंद ही दिनों में दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनसे बातचीत का एक और दौर भी होगा। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि इंडिया ब्लॉक का मकसद सिर्फ बीजेपी की सीटें कम करना है, ना कि इत्तेहादी मेंबरान की सीटें। और इसम्बली इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में 2014 से इसम्बली इंतखाबात नहीं हुए, तो उनने अब बताया कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि इसम्बली इंतखाबात का ऐलान सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा है। और मार्च में जो इलेक्शन कमीशन का वफद जम्मू कश्मीर आ रहा है उसके हवाले से उन्हें बताया कि उन्हें उस दौरे से उम्मीद है और कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं।
उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एनसी, ये सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन एक अलायंस की बात हुई थी, उसे पीएजीडी कहा गया था। श्रीनगर में पीएजीडी इसलिए के दूसरे मामलात पर बात तो होती रहती है, लेकिन सियासी तजिया निगारों का मानना है कि इंडिया इतिहाद जम्मू कश्मीर में न फूलेगा न फलेगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो किसी भी सूरत में सूबा कश्मीर की सीटें जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पे राजी नहीं है। तीनों सीटों में से किसी पर भी दस्तबरदार नहीं होना चाहती है, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और जब दस्तबरदार न हो तो फिर बातचीत आखिरी मरहले में पहुंचने के बाद कहीं न कहीं ये उस तरह की हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि एनसी इंडिया इत्तेहाद के तले पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगी, और इसे जहां वक्त की अहम ज़रूरत भी बता रही है, तहाँ इशारों किनारों में ये भी अंदिया दिया जा रहा है कि अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला पार्लिमानी हलकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है, और अगर बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ कर रही है तो वो जम्मू की 2 सीटें हैं। एनसी लद्दाख की एक निशस्त पर भी कांग्रेस से बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, 10 ही कांग्रेस को मिली हैं, तो फिर कांग्रेस किस तरह से दावेदारी लद्दाख की सीट पे करती है। और इस सारी सूरत में वादी कश्मीर से जब पीडीपी को साइड लाइन जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, वहीं तजिया निगारों के मुताबिक अगर कांग्रेस और एनसी के माबैन महादा हुआ तो पीडीपी को साइड लाइन किया गया, तो फिर जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर अब की बार न नेशनल कॉन्फ्रेंस, न पीडीपी, न कांग्रेस, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और यह अपोजिशन इत्तेहाद बीजेपी की सरबराही में होगा, और फिर सियासी पेशरफ्त यही हो सकती है कि न पदी का शोरबा। कुल मिला के इस वक्त जम्मू कश्मीर के सियासी हालात में बड़ी चहल पहल है, और सभी लोगों की या आम आदमी की इस वक्त सबसे बड़ी नज़र जो है वो असम्बली इंतखाबात पर नहीं, पार्लिमानी गठजोड़ पे है। और इसी पार्लिमानी गठजोड़ में ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आया कोई पीछे हटेगा, कोई आगे बढ़ेगा, और अगर कोई पीछे नहीं हटा तो फिर अपनी अपनी दुकान लेके जो बाजार में जाएंगे तो फिर जो सौदा बेचना होगा उसके खरीदार जो होंगे वो कम ही होंगे। बात पते की और आम कश्मीरी की यही बात है, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़े मुद्दों पे बात जारी है, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।
कहो आप तक कुतु वन यह क्या वन कच मशीन लागन कत जमिया अच्छा ये मशीन ये पे अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। तजारती वक्फे के बाद रात के बज चुके हैं 10 और अब तक के तीसरे पड़ाव में अब हम जरा हालात वाक़ात से हट के हम क्या करते हैं उसका हवाले से आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए अस्पतालों में कारकर्दगी की दर्जाबंदी पिछले कुछ महीनों से शुरू कर रखी है और उसी दर्जाबंदी में यही मालूम होता है कि किस अस्पताल में कैसा काम हुआ है। तो आज शाम गए जनवरी के महीने में जो नेशनल हेल्थ मिशन ने दर्जाबंदी की लिस्ट जारी की है जनवरी 2024 में, तो उसमें जो सरकार के एसोसिएटेड अस्पताल का जुमरा है उसमें जम्मू के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के अस्पताल ने पहला जो है मेडिकल कॉलेजों की जो अस्पताल है एसोसिएटेड अस्पतालों में पहली पोजीशन हासिल की है। ये जम्मू का मेडिकल कॉलेज है, कश्मीर का नहीं। जम्मू कश्मीर की टोटल फहरिस्त जारी होती है इस पर। उसके बाद जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल जम्मू है उसने दूसरी पोजीशन ली है। न जाने कहां से कश्मीर का ललदेद अस्पताल भी इस पे तीसरे नंबर पे आया है। कश्मीर का नर्सिंग होम चौथे नंबर पे है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू 5वें नंबर पे। ये टॉप 5 अस्पताल हैं जहां अच्छी कारकर्दगी हुई है। श्रीनगर के एलडी अस्पताल की कारकर्दगी के हवाले से थोड़ा सा अजंबा भी होता है। और अब जहां नाकाम नाकारदगी या काहिली रही है उनकी फहरिस्त में बताते चलें तो उसमें सबसे 5 जो निचले 5 उनमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू है, जीएमसी हंदवाड़ा है। हंदवाड़ा के अस्पताल के बारे में आपको मालूम है कि उसकी कारकर्दगी कैसी है। और मेडिकल कॉलेज बारामूला में भी उसका ऐसा ही हाल है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के हवाले से लोग अक्सर शिकायतें करते रहते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी भी ऐसे अस्पतालों में शामिल है जिनकी कारकर्दगी भले भले नहीं बल्कि फटे फटे ही रही है। और अब अगर डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के जुमरे में काम किया जाए देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल का है, ये पहले 2 हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू ये तीसरे पे है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम चौथे नंबर पे है। जेएलएनएम श्रीनगर भी 5वें पायदान पे है। और अगर नाकारदगी या यूं कहें बेकारी या यूं कहें सर पे बोझ तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन सर पे बोझ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा भी सरकार पे एक बोझ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम भी है और फिर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी। ये वो अस्पताल हैं जो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे एनएचएम ने एक बोझ के तौर पे बताए हैं। और अगर सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के जुमरे में बात करें तो चरारसीफ का सीएचसी पहले नंबर पे है जम्मू कश्मीर में, ये बड़गाम में है। और इसके बाद सीएचसी बानिहाल दूसरे नंबर पे है। गवर्नमेंट अस्पताल जम्मू सरवाल जो है वो तीसरे नंबर पे है। एएच गगवाल वो चौथे नंबर पे है, सांबा में गगवाल पड़ता है। और सीएचसी पखरपुरा बड़गाम जो है 5वें नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं बड़गाम जो है वो कारकर्दगी बेहतर दिखा रहा है। लेकिन अगर नीचे से देखा जाए यानी बेकारी नाकारा जो कुछ भी है तो उसमें पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो थन्नामडी रजौरी का अस्पताल आता है, सीएचसी रजौरी आता है और फिर सीएचसी गांधी अस्पताल जम्मू आता है। सीएचसी जचलदारा लंगेट हंदवाड़ा जो है हंदवाड़ा का आता है और साथ साथ में लंगेट का सीएचसी भी आता है। कुलगाम का जो सीएचसी है वो भी उसमें शामिल है।
तो ये हमारे अस्पतालों की कारकर्दगी है, कौन बेहतर कौन ख़राब, और उसमें कश्मीर का हाल अहवाल कुछ ऐसा है कि अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन इधर तिबी सहूलियात के हवाले से मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की कमी को दूर करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को असामियां मुंतकिल की गई है। आबिद रशीद के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे इदारों की अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और बहुत जल्द डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की कमी को दूर करने के लिए भर्ती अमल शुरू किया जाएगा ताकि अस्पतालों में मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। उनके हवाले से बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बताया है कि मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम होनी चाहिए और इसी हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। आबिद रशीद के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में नस्ब की गई मशीनों को कारआमद बनाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं और इस हवाले से मेडिकल कॉलेजों में भी ज़ेर तालीम तलबा के साथ मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ है ताकि उनके मसाइल और मुश्किलात को भी दूर किया जा सके और सरकार चाहती है कि बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात जो है वह आवाम को फराहम हो। डॉक्टर आबिद रशीद सेक्रेटरी एजुकेशन है और आबिद रशीद IAS हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। आबिद रशीद पढ़े हैं, मेहनत की है और मेहनत करने के बाद IAS कर चुके हैं, इससे पहले IPS भी किए हुए थे, यानी वो अपनी मेहनत कारकर्दगी की वजह से IAS बने। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आई कार्ड बना दिया, आइडेंटिटी कार्ड बना दिया और उसके बाद एक मोहर छपवा दी तो वो IAS ना सही तो KS के कैडर के आ जाते हैं। और यह आज साइबर पुलिस जम्मू ने गांदरबल के एक जाली अंडर सेक्रेटरी फिरदौस अहमद वग्गे को गिरफ्तार करके बताया कि यह अपने आप को राजभवन में अंडर सेक्रेटरी के ओहदे का अफसर जतलाकर लोगों से रकूमात ईंटने का काम कर रहा था। साइबर क्राइम पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि उसके कब्जे से जाली दस्तावेजात, मोहरें और आई कार्ड बरामद किया गया है। तो ये बिना पढ़े लिखे ही अपने आप को IAS ना सही लेकिन KS कैडर में डाल रहा था। तो ये है हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपको बताया इससे पहले भी कई ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो कभी खुद को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के साथ तैनात बताते थे, उनके साथ जोड़ते थे, कभी सिविल सेक्रेटरीट में सबसे ऊंचे ओहदे पर बताते थे और कभी पुलिस में भी आला ओहदों पर तैनात होने का दावा करते थे। लेकिन बिलाखिर चोर कब तक चोरी करे, आखिरकार शिकंजे में आ ही जाता है। और आपको याद होगा 25 फरवरी की सुबह कठुआ के रेलवे स्टेशन से ट्रेन जो है वो ऐसे चली कि जैसे उसको जिन भूत उड़ा के ले गए थे और उस पटरी पर वो ट्रेन जो दौड़ी थी वो करीबन 180 किलोमीटर के करीब दौड़ी है और बिना ड्राइवर के दौड़ी थी। ताहम उस दौरान अच्छी किस्मत ये रही कि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ और फैरोजपुरा रेलवे मंडल के नज़दीक उसको रोका गया। रेत की बाय जो ठेले वगैरह लगा के उस रेत को रोका गया और उस हवाले से बताया जाता है कि इंजन ड्राइवर चाय पीने में उतरा, ब्रेक नहीं लगाई और फिर जब वो चाय पी रहा था इधर ट्रेन ने बोला कि भाई साहब आप बैठो, मैं चली। और ये मैच चली पर अब रेलवे हुकाम ने तहकीकात शुरू की हैं और इन तहकीकात में बताया जाता है कि करीबन 1 दर्जन के करीब अफसरान जो हैं उनके अफसरान उन पर तलवारें लटकने लगी हैं। तलवारें लटक रही अफसरान पर, लेकिन एक तलवार आम आदमी पर लटक रही है और वो मंशियात की तलवार है और इन्हीं मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर की पुलिस कार्रवाई करती रहती है। और आज की कार्रवाई में राजौरी पुलिस ने मंशियात फरोश का जो क्रैकडाउन है उसमें एक और मंशियात फरोश को नकली अद्वियात के साथ या मंशियात वाली अद्वियात के साथ, नकली नहीं बल्कि मंशियात वाली अद्वियात के साथ, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से तलाशी के दौरान करीबन 500 के करीब ये टैबलेट्स हुई है। जिससे गिरफ्तार किया गया शक्ल सूरत से बताया जाता था कि वो नाबालिग नजर आता था। ताहम ये भी बताया जाता है कि मंशियात फरोश अब नाबालिग बच्चों को इस्तेमाल करें, चूंकि उन्हें पता चल गया है कि पुलिस क्रैकडाउन है तो अब बच्चों को इस्तेमाल करें। तो ये मुसीबत दूसरी आने वाली है, तो इस मुसीबत से भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये कार्रवाई राजौरी पुलिस ने की है जहां एक बच्चे की, जिसके बारे में बच्चा अभी बताया जाता है, उम्र के हिसाब से उसकी शक्ल सूरत से उसको बच्चा बताया जाता है, छोटी उम्र का बताया जाता है, नॉट बच्चा बल्कि नाबालिग बताया जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया है और उस हवाले से अब माना जा रहा है कि तहकीकात की जा रही है। आपको होशियार हम रखने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फ्रूट मंडी पुलवामा में भी आज होशियारी का यानी बेदारी कैंप का जो एक प्रोग्राम है वो बागबानी महकमे यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने शुरू किया था और इस कैंप में तकनीकी रहनुमाई का सेशन भी रहा जिस दौरान
हॉर्टिकल्चर महकमे के अफसरान ने, माहिरीन ने यहाँ पे अपने फलों और फूलों के हवाले से जानकारी भी दी। मुनाफा बख्श कारोबार हमारा कभी हुआ करता था, लेकिन बहुत मार पड़ी हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर और अब महकमा एक बार फिर एक्टिव हुआ है। और पुलवामा में आज के प्रोग्राम के दौरान बागबानों को बताया गया कि ज़रूरी है कि हम अपने बागों की हिफाजत करें और साथ साथ में हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें। बात बागात की, लेकिन बागात के आसपास जनूबी कश्मीर के पुलवामा से लेकर कुलगाम तक नाले बहुत है और नालों में क्या कुछ होता है उसके हवाले से लगातार खबरें हमने की है। दौरान शब कुलगाम के अशमुजी इलाके में गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस 3 जेसीबी मशीनें और 3 ट्रैक्टर्स और महकमे कानकनी ने जब्त भी किए हैं। महकमे कानकनी के हुकाम का मानना है कि डीसी कुलगाम अतर आमिर की हिदायत पर एक टीम ने कल रात अशमुजी में विश्वनालों पर ऑपरेशन किया और गैर कानूनी तौर पे 3 जेसीपीज और 3 ट्रैक्टर्स को जब्त किया और यहाँ पे बताया गया कि इन अफराद के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। ये सभी गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और अब उस हवाले से मजीद कार्रवाई होगी। एक खबर खित्ते चिनाब की आपको बताते चलें। डोडा के चरला में 60 साल बाद राइफलें, 60 साल की उम्र को पहुंचने के बाद वीडीसीज को बताया गया कि वो अपनी राइफलें जो हैं वो जमा करा दें और उस पर वीडीसी के मेंबरान बरहमी के इज़हार कर रहे हैं। वीडीसी के मेंबरान कहते हैं कि धमकी देते रहते कि आज अगर उनका मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले इंतखाबात में काम नहीं करेंगे। उनके बकौल वो पहले अपनी हिफाजत चाहते हैं, फिर वो अपनी ये राइफलें हैं जो वही सरकार के खजाने में जमा करेंगे। नया कानून है और कानून के मुताबिक अगर कोई भी शख्स 60 साल की उम्र का हो जाता है तो या तो पहले उसके घर में मौजूद उसके बेटे या रिश्तेदार को राइफल दी जाती थी, लेकिन अब जो है अब सरकार ने बताया कि नहीं, बाज़ाब्ता तौर पे किसी भी ऐसे शख्स को ये राइफल नहीं दी जाएगी। और इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन जम्मू कश्मीर ने आज पांपोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार मुलाजमीन को डेडवुड कर देने की कोशिशें कर रही है और उन्हें बताया कि उन्हें ज़राए से खबरें मिली हैं कि बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को डेडवुड किया जा रहा है और मुलाजमीन पर दबाव डाला भी जा रहा है। यहाँ बताया गया कि महकमे के मुलाजिम दिन रात मेहनत करके लोगों को बिजली फराहम करते हैं, ताहम सरकार और अफसरान उनको तंग करने से बाज नहीं आते हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद है, आज महकमा बिजली ने एक बार एक अच्छा कदम उठाया है एमनिस्टी का। मेरी गुजारिश रहेगी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आइए इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। और एक बात मैं यहाँ आपके माध्यम से वाजिया करना चाहता हूँ, ये जो महकमा बिजली है ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इस साथ दे और इस साथ ले, यहाँ तोल के मिलता है। मिलता था पहले ऐसे ही, लेकिन वो ज़माना ख़त्म हो गया है। लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी, आप जितना पावर जलाओगे उतना फ़ी अदा करो, अपने लोड में कमी करो और जिनका बकाया है वो अदा करे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेडवुड किसको कहते हैं। शायद मैं इस इल्म से बाहर हूँ। अगर रात के 12 बजे को पावर चलाना डेडवुड है, बर्फबारी में पावर चलाना डेडवुड है। हालांकि सब लोगों को ये गलत फहमी है कि महकमा बिजली की 24 घंटे ड्यूटी है। देखिए, हम 2.5 दिन लेते हैं, इसका कोई शक नहीं है। वो संडेज और गेजेटेड हॉलीडेज का हमें होता है, लेकिन फिर भी हमने जब भी ड्यूटी दे दी है, ड्यूटी हमने इबादत जान के दी है। हम रात को भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी जानों की परवाह नहीं करते। वो सबों को मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर पर मैं आपकी माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को सरकार ने स्कीम जो है उसको बढ़ा दिया है। जो कम बिजली में रियायत देने की बात थी उसको बढ़ा दिया, 1 साल का एक्सटेंशन के इस हवाले से बात, लेकिन डेडवुड की बात भी करे थी। लेकिन आपको बताते चले, कुलगाम में आज ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हजरात ने एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कुलगाम दफ्तर के सामने कुछ एहतजाज भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बेरोज़गार हैं और नौजवानों ने एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में
मुमकिन स्कीम के तहत मैजिक गाड़ियाँ निकाली हैं, जिसमें वो ज़िला परमिट अभी तक नहीं गया है। और इस हवाले से उन्हें एहतजाज करते हुए बताया कि आरटीओ कुलगाम उन्हें इस हवाले से ज़िला परमिट नहीं दे रहे हैं। तमाम आरटीओ कुलगाम ने इस हवाले से बताया कि सरकार ने तमाम सहूलियात ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तयाब रखी हैं, जहां से ये खुद ही अपने मसाइल जो हैं पूरे कर सकते हैं। और अगर उन्हें वहां से कोई परेशानी हो, उसके बाद वो इस हवाले से आरटीओ ऑफिस में बात कर सकते हैं। कुलगाम के आरटीओ ऑफिस की बात, लेकिन पुंछ में काफ़ी वक्त से एआरटीओ की असामी खाली पड़ी हुई है। कुर्सी खाली है और कुर्सी खाली की वजह से ट्रांसपोर्टरों को परेशान होना पड़ता है। एआरटीओ पुंछ की अदम मौजूदगी की वजह से पुंछ समेत मंडी और दूसरे इलाकों में ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से खबरें की परेशानी है, तशवीश पाई जाती है। और यहाँ पे आज ये भी बताया जाता है कि गाड़ियों के कागजात की म्याद ख़त्म हो गई है, लोगों को अपने लाइसेंस वगैरह रेवेन्यू कराने पड़ते हैं, लेकिन एआरटीओ न होने की वजह से या फिटनेस वगैरह करानी पड़ती है तो लोगों को मुश्किलात होना पड़ता है। लोगों का ये भी कहना था कि कई बार सरकार ने बताया था कि आरटीओ को यहाँ तैनात किया जाएगा, लेकिन तैनात नहीं किया जा रहा है। और आज एक बार फिर वो एआरटीओ को तैनात करने का मुतालबा कर रहे थे। तो चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का अब तक का प्रोग्राम। आज के अब तक से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर हो सकती है आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।